हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शंभू सर और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट। विद्यार्थियों, आज क्लास 10वीं के इम्पोर्टेंट चैप्टर जो मैथमेटिक्स से लिया गया है ट्रिगोनोमेट्री के कई पार्ट्स हम बनाकर आप लोगों के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। उनमें से एक पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे ऊंचाई और दूरी के भी नाम से जानते हैं। जैसा कि इसके नाम में ही सारा कुछ छिपा हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। इससे जाहिर होता है कि इस चैप्टर में कहीं ना कहीं ऊंचाई और दूरी से संबंधित सवाल होंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही अर्थ निकाल रहे हैं, आप सही समझ रहे हैं। इस चैप्टर में ऊंचाई और दूरी से संबंधित सवालों को हल किया जाता है। यूं कहें कि ये चैप्टर जो है ट्रिगोनोमेट्री का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशंस हैं ये। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री के बाकी सभी सवालों को ठीक ढंग से पढ़ चुके हैं, उनके बेसिक फॉर्मूला आपको याद है, मान सारणी याद है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक में से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिग्री अगर आपको याद है, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, अगर ये 3 डिग्रियां याद हैं किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू, तो आप बढ़िया से हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर कर पाएंगे। इससे जुड़े कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेना बहुत ही जरूरी है ऊंचाई और दूरी के लिए। जैसे अब ऊंचाई का मतलब हुआ किसी पहाड़ की ऊंचाई, किसी पेड़ की ऊंचाई, किसी इमारत की ऊंचाई, किसी टावर की ऊंचाई। टावर मतलब मीनार हो सकता है, मीनार की ऊंचाई, तो ये ऊंचाई हो गया। फिर अब दूरी क्या है? अब किसी मीनार से आप कुछ दूरी पर खड़े हैं, मीनार के जड़ से, मीनार के आधार से, पहाड़ के आधार से आप कुछ दूरी पर खड़े हैं, तो ये दूरी हुआ आप जहां खड़े हैं। या कोई खंबा है, मान लीजिए कि मीनार के जड़ से, उसके आधार से कुछ दूरी पर एक खंबा है, या आप खड़े हैं, या कोई पॉइंट है, तो उसके जो पॉइंट है वहां से लेकर आधार के बीच की दूरी निकालना होता है। ऊंचाई तो आप समझ ही गए, दूरी समझ में ही आ रहा है। तो इसमें हम लोग ऊंचाई और दूरी से कुछ सवाल को पढ़ेंगे। पहले इस पार्ट में हम लोग बेसिक ही सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पिलर, एक खंबा है, आप खंबा से कुछ दूरी पर यहाँ पर है, यहाँ खड़े हैं। यहां से इसका जो जड़ है, आधार, इसको आप मिला देते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस हो रहा है, जो रेखा है, इसी को दूरी कहते हैं। यहां से लेकर यहां तक जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भुजा, इसको हम ऊंचाई कहते हैं। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दें तो समकोण त्रिभुज की रचना हुई। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक लंब होता है, एक आधार होता है, एक कर्ण होता है, एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेन्यूज होता है। इसका कोई नाम दे देते हैं ABC। ABC यहां पर हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। और विद्यार्थियों, ट्रिगोनोमेट्री का जो खेल है वो समकोण त्रिभुज पर ही है। समकोण त्रिभुज कहीं ना कहीं से घूमकर क्रिएट होना ही होना है, होगा ही होगा। आपको समकोण त्रिभुज बनाने की जरूरत पड़ ही जाएगी। तो समकोण त्रिभुज से ही शुरू कर देते हैं। यहां पर 90 डिग्री का कोण आ गया। AB जो हो गया ऊंचाई हो गया, BC जो हो गया आधार हो गया, और AC जो हो गया इसका कर्ण हो गया। अब मान लीजिए इसको लंब आधार कर्ण से जान लेंगे, लिख देते हैं, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। अब कोई पेड़ है, मान लीजिए यहां पर कोई पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ की जड़ से कोई व्यक्ति पेड़ के शीर्ष पर देखता है, ऐसे शीर्ष पर देख रहा है। यहां पर जो दर्शक है उसकी आंख है, यहां से देख रहा है, यहां से देख रहा है इसके शीर्ष पर। तो शीर्ष पर देखने से एक एंगल बना ऐसे। तो ये जो 3 भुजाएं हैं, ये 3 भुजाओं के अलग अलग नाम। ये जो भुजा है ये एक दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा है। ऐसे तो समकोण त्रिभुज में आपको पता ही है कर्ण है, लेकिन ये दृष्टि रेखा है। यहां से ये देखो,
लेकिन ये पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई है और आप पेड़ के आधार से कुछ दूरी पर खड़े हैं, यहां पर हैं और यहीं से आप पेड़ के शीर्ष को देख रहे हैं, चोटी को देख रहे हैं। तो इन दो भुजाओं से एक जो कोण बना है, ये यहां पर एक समकोण है। फिर आधार से और ये जो दृष्टि रेखा है, यहां पर जो कोण बना, यहां पर जो कोण बना वो थीटा है। और थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ये तो 90 हो गया। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है, तो ये अकेले 90 हो गया। तो जाहिर सी बात है ये दोनों ही कोण न्यून कोण होंगे, यानी 90 डिग्री से कम के होंगे और दोनों का जोगफल 90 ही आएगा, क्योंकि एक 90 यहाँ हो चुका है। तो ये दृष्टि रेखा है। अब देखिए ये पेड़ है, ये ऊर्ध्वाधर। देखिए ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर की ओर, क्षैतिज का मतलब होता है नीचे की ओर। क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा और ये दृष्टि रेखा, इन तीनों रेखाओं से एक समकोण त्रिभुज बन गया। पेड़ के जड़ के पास 90 डिग्री का कोण, इसको पेड़ हम माने हैं, पेड़ की जड़ के पास 90 डिग्री और यहाँ एक कोण बना, एक कोण यहाँ बना, एक कोण तो पहले से ये 90 डिग्री का है। तो ये 90 डिग्री का कोण लेकर ये थीटा बन गया आपका, यही हो गया आपका उन्नयन कोण। ये हो गया उन्नयन कोण। ये हो गया आपका क्षैतिज रेखा, जिसे आधार कहते हैं समकोण त्रिभुज में। ये क्षैतिज रेखा आपको हमेशा याद रखना है कि ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर की ओर। ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर की ओर। क्षैतिज का मतलब होता है नीचे, आधार। क्षैतिज निचले तल में, तल में जो रेखा होती है नीचे की ओर क्षैतिज रेखा है। और यहाँ कोई व्यक्ति है जो पेड़ के शीर्ष पर देख रहा है, व्यक्ति की नेत्र, नाक जो है यहाँ है, बाकी उसका घर सब नीचे है, मान लीजिए यहाँ से वो देख रहा है। तो यहाँ पर एक कोण क्रिएट होता है जिसे उन्नयन कोण कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को ऊपर की ओर देखता है और उसकी दृष्टि के पास जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण होता है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, पेड़ के शीर्ष पर देख रहे हैं, छत के शीर्ष पर देख रहे हैं, टावर पर देख रहे हैं, तो हमारी दृष्टि से एक जो दृष्टि रेखा बनेगी उसके शीर्ष पर और हमारे दृष्टि के पास में जो कोण बनेगा वही उन्नयन कोण होगा। और इसके जस्ट अपोजिट उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, याद रखिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण का इंग्लिश होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर रखी वस्तु को यहां से अपने नेत्र से देखते हैं, तो ये जो दृष्टि रेखा है उस वस्तु से लेकर के हमारे नेत्र तक जो आ रही है और यहाँ जो आधार से कोण बन रहा है, यही एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण कहलाता है। अब इसके जस्ट अपोजिट, अगर आप पहाड़ पर बैठे हैं, टावर पर बैठे हैं, जहाज पर बैठे हैं, छत पर बैठे हैं और छत पर बैठ करके नीचे की किसी वस्तु को देख रहे हैं और नीचे की ओर ऐसे देख रहे हैं, तो आपका जो कोण बनेगा, जो आपकी दृष्टि होगी ऊपर होगी और कोण वहां जाकर नीचे बनेगा, उस वस्तु के सामने आधार तो वहां भी होगा। जैसे यहाँ पर पेड़ पर कोई व्यक्ति चढ़ गया और यहां से देख रहा है बैठे बैठे, यहाँ कोई वस्तु है, तो यहाँ भी एक कोण बना। तो जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं क्षैतिज तल पर, क्षैतिज तल के किसी बिंदु पर, तो यहाँ जो कोण बनता है वो अवनमन कोण होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ जो कोण बनेगा अवनमन कोण और यहाँ जो बनेगा अवनमन कोण होगा। ये थीटा होगा, ये 90 डिग्री होगा। इसमें किसी भी तरह का सवाल आता है तो आपको समकोण त्रिभुज क्रिएट करना ही पड़ता है। समकोण त्रिभुज में घुमाकर चला ही जाता है किसी भी हाल में, ना चाहते हुए भी। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे कि दृष्टि रेखा क्या है, उन्नयन कोण क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और अवनमन कोण क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए, देखिए इससे जो जुड़ी सवाल हैं, प्रश्न हैं, उनको हल करने के लिए आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी है। बेसिक फॉर्मूला, अब बेसिक फॉर्मूला में बेसिक क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और उनका उल्टा। तो हाइट एंड डिस्टेंस में जो पढ़ना है वो मैं लिख दे रहा हूं, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्व, या पहले से ही जानते हैं फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, कॉस थीटा आधार बटे कर्व।
और tan थीटा लंब बटे आधार, इनकी जरूरत पड़ेगी विद्यार्थियों। इस फॉर्मूला की जरूरत इस चैप्टर में पड़ेगी। और कुछ मानक एंगल है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, त्रिकोणमितीय अनुपातों के डिग्री में, वो आपको याद कर लेना होगा। ज्यादातर sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60। ज्यादातर ये वैल्यू आपको यूज में आएंगे इस चैप्टर में, हाइट एंड डिस्टेंस में। अब इनका जो वैल्यू होता है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 और sin 45 का मान होता है 1/√2 और sin 60 का होता है √3/2। अगर cos की बात करें तो cos 30 में चला जाता है √3/2, cos 45 का मान sin 45 के इक्वल हो जाता है, sin 45 और cos 45 का मान दोनों इक्वल होता है, आपको पहले से पता है 1/√2। और cos 60 का जो वैल्यू होता है sin 30 के बराबर होता है 1/2 हो जाता है। यहां देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रोचक चीज देखने को मिलता है कि sin 45 का जो वैल्यू होता है cos 45 के बराबर होता है, क्योंकि 45 जोड़ देने से 90 आता है। यहां भी देखिए sin 30 का जो वैल्यू होता है cos 60 के बराबर होता है। यहां देखिए sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। यहां sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है तो यहां cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। अब tan की बात करें तो tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है और 45 का 1 होता है और tan 60 का √3 होता है। √3/1 भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। ये बेसिक फार्मूला है, इनकी जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में, ऊंचाई और दूरी में। इसको हमेशा आपको याद रखना है। अगर ऊंचाई और दूरी से संबंधित सवाल को पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो ये बेसिक फार्मूला और ये वैल्यू मान सारणी से ये निकाल करके जो इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से संबंध रखता है, उसे इसमें रखा गया है। मैंने उसका मान यहां पर लिख दिया। ऐसे इस चैप्टर में ऊंचाई और दूरी में एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है, हाइट एंड डिस्टेंस, साइन कॉस टैन और इसी पर बनता है हाइट एंड डिस्टेंस। साइन कॉस टैन और इसी पर बनता है हाइट एंड डिस्टेंस। अब साइन कॉस टैन से ही जुड़ा हुआ ज्यादा सवाल आता है। अगर साइन कॉस टैन 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करें तो ज्यादातर सवाल टैन से आता है। साइन कॉस से भी आता है लेकिन कम आता है। फिर भी साइन कॉस टैन इसी पर बनता है हाइट एंड डिस्टेंस। याद रहेगा क्या? रहेगा ना? साइन कॉस टैन इसी पर बनता है हाइट एंड डिस्टेंस। तो साइन का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला, टैन का फॉर्मूला। और साइन कॉस टैन में ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के वैल्यू आपको हर हाल में याद करना होगा। आइए कुछ बेसिक सवाल करते हैं। प्रश्न 1, यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या है? थीटा का मान क्या है? बिल्कुल बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप सवाल आसानी से बना सकेंगे। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। क्या कहता है? यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या है? आपको थीटा का मान बताना है, थीटा डिग्री में कितना है। tan थीटा बराबर 1। अब आप सोचिए कि tan कितने डिग्री का मान 1 होता है? सोचिए, आसान है, अभी तो मैंने बताया था। tan कितने डिग्री का मान 1 होता है? इसके अगले स्टेप में लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री। 1 के लिए tan 45 बराबर के पहले tan थीटा है, बराबर के पहले tan थीटा, यहाँ 1 है बराबर के बाद RHS में, तो यहाँ आ गया tan 45 1 के लिए। तो आप इसमें से
जब कंपेयर करेंगे थीटा से डिग्री का, यहां पर वैल्यू का, तो थीटा बराबर क्या मिलेगा आपको? 45 डिग्री। आपका आंसर हो गया। इससे भी सरल तरीका अगर आप जानना चाहते हैं तो एक ही बार में आंसर हो जाएगा ऐसे सवालों का। कैसे होगा? tan थीटा बराबर 1, इसलिए थीटा बराबर 45 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि थीटा का मान जब 45 होगा यहां पर तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर ये हो गया, ये शॉर्टकट में। दूसरा सवाल लेते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो थीटा बराबर क्या? वैसे ही इसको भी हल करेंगे, बिल्कुल सेम है, वो tan में है, ये साइन में है। चलिए हल करते हैं। क्या लिखेंगे आप सोचिए, तो क्या लिखेंगे? अच्छा, साइन थीटा बराबर 1/2, या ये 1/2 जो है साइन में कितने डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, यही सवाल इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो यहाँ थीटा है, यहाँ 30 है, इक्वल टू 1/2 है, इसलिए आप क्या लिखेंगे? थीटा इक्वल टू 1/2। राइट? ये दो सवाल हैं। अब हम इसे क्लियर करते हैं। अच्छा एक बात, अभी तो हम सवाल शुरू कर दिए, बिल्कुल बेसिक। थीटा का वैल्यू क्या है? आप उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझे हैं कि नहीं? समझ गए हैं? फिर से समझ लीजिए। उन्नयन कोण, जब हम किसी वस्तु को ऊपर रखी हुई वस्तु को देखते हैं, ऐसे देखते हैं, तो हमारी दृष्टि से उस वस्तु तक एक लाइन बनती है जिसे दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा कहते हैं। तो जब हमारा नेत्र ऊपर रखी वस्तु को देखता है तो नेत्र के पास जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण है। ठीक है, क्लियर हो गया? और इसके जस्ट उल्टा, आप ऊपर बैठे हैं और नीचे की वस्तु को देख रहे हैं। ऊपर बैठे हैं, नीचे की वस्तु को देख रहे हैं। ऊपर कहां बैठे हैं? अंतरिक्ष में तो कहीं बैठेंगे नहीं, कहीं ना कहीं आपका स्थान होगा, जैसे पेड़ के शीर्ष पर बैठे हैं, छत पर बैठे हैं, टावर पर चढ़े हैं, पहाड़ पर चढ़े हैं और नीचे की वस्तु को देख रहे हैं। तो इस तरह से एक दृष्टि लाइन बनेगा। जब नीचे की ओर आप ऐसे देखिएगा तो जो दृष्टि लाइन बनेगा तो उस वस्तु के पास और आपके नेत्र के पास एक कोण बनेगा। तो आपके नेत्र के पास जहां दृष्टि रेखा शुरू होती है, जहां से चलना, तो वहां जो कोण बनेगा वही अवनमन कोण है। क्लियर? शॉर्टकट। नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो नेत्र के पास कोण बनता है वो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। और ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की ओर देखा जाता है और तब नेत्र के पास जो कोण बनता है वो अवनमन कोण। क्लियर? राइट? ओके। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न 3 कहता है, यदि cos थीटा बराबर 1/2 तो थीटा बराबर what? थीटा बराबर क्या है? हाँ, मुझे पता है, आप जानते हैं, मन में आ रहा होगा, मुझे पता है, मुझे पता है, बिल्कुल आपको पता है। cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? बस यहाँ पर यही है। तो cos 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है। इसलिए आपका थीटा का जो मान हो जाएगा मित्रों वो 45 डिग्री हो जाएगा। एक चीज और यहां जान लीजिए, इस ट्रिगोनोमेट्री में पाई का भी खेल होता है। पाई और पाई का जो खेल होता है वो 180 डिग्री लेकर चलते हैं। मतलब अगर आप 45 डिग्री लिखना चाहते हैं तो π/4 होगा। तो π/4 लिख दिए, इसका मतलब 45 डिग्री लिखिए। कैसे लिख दीजिए? π/4 का मतलब 180 को 4 जगह, तो 4 से जब 180 को काटिएगा तो 45 आएगा ना। तो याद रखिए इसका भी खेल इसमें होता है ट्रिगोनोमेट्री में, भूलिएगा नहीं। ये पाई क्षेत्रमिति से नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री से आया है। पाई का वैल्यू यहाँ 180 डिग्री लिया जाता है दोस्तों। 180 हमेशा याद रखिए, ट्रिगोनोमेट्री में पाई का वैल्यू 180। क्षेत्रमिति जो है उसमें 22/7 ले लीजिए। जैसे वृत्त संबंधी बना रहे हैं, गोला संबंधी बना रहे हैं,
बेलन बना रहे हैं, शंकु बना रहे हैं, तो उसमें पाई की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें 22/7 लीजिए। लेकिन ये त्रिकोणमिति नहीं मित्रों, ये त्रिकोणमिति है। इसमें पाई के जगह पर 180 लेकर चला जाता है, और 45 डिग्री आप लिखना चाहते हैं तो π/4 लिखना पड़ेगा। उसी हिसाब से अगर 60 लिखना चाहते हैं तो 60 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे सोचिए, कितना से भाग करेंगे 180 में कि 60 रहेगा, बिल्कुल 3 से भाग करेंगे, यानी π/3 होगा। π/3 इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री इंडिकेट कर रहा है। अगर आपको 30 डिग्री लेना होगा तो कैसे लिखेंगे, बोलिए 6, π/6 ये हो गया। तो यहां पाई की भी जरूरत पड़ेगी, समझ गए ना। क्लीन करें और इससे कुछ ऊपर उठ के सवालों को देखते हैं। अनुप्रयोग के लिए आइए सवाल नंबर नेक्स्ट। किसी खंभे के आधार से 10 मीटर की दूरी पर इसका शीर्ष, किसका शीर्ष मेरे भाई, खंभा का शीर्ष, चोटी, इसका शीर्ष 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। खंभा कितना ऊंचा है, खंभा कितना ऊंचा है, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं मित्रों, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए इस सवाल में आ गया, किसी खंभे के आधार से, खंभा का आधार मतलब खंभा का जड़, खंभा तो सीधा होता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 90 डिग्री पर, तो खंभा के आधार से मतलब उसके जड़ से कितना दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर, खंभा के जड़ से 10 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर खंभा का जो शीर्ष है, चोटी है, जो पीक है, वहां से लेकर वहां तक जो नीचे उस बिंदु पर कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो बताइए ना खंभा कितना ऊंचा है, यही सवाल पूछ रहा है कि खंभा कितना ऊंचा है, बताइए बताइए। बहुत आसान है, आइए खंभा बना लेते हैं। सबसे पहले अभी हमने बताया कि घुमाकर आपको समकोण त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा। समकोण त्रिभुज नहीं बना तो समझ लीजिए सवाल हल नहीं होने वाला है, इसमें कहीं ना कहीं से समकोण त्रिभुज की बात आ ही जाएगी। तो चलिए समकोण त्रिभुज बनाने के लिए एक खंभा हमने बना लिया, ये खंभा हो गया, इससे 10 मीटर की दूरी पर मान लीजिए कि यहाँ पर वो बिंदु है, इसका शीर्ष ये है, चोटी ये है, इसका पीक ये है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए यहीं पर वो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, नयन कोण बन रहा है। इसका कुछ नाम दे देते हैं, और नाम देने के लिए तो जैसे घर परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण अपने मन से रख देते हैं, तो अपने मन से इसमें नाम रख दीजिए। ज्यादातर ABC प्रसिद्ध है, XYZ, LMNP, क ख ग, कुछ भी नाम दीजिए, राम रहीम, कुछ भी नाम रखिए, वो अपनी सुविधा के अनुसार रखा जाता है। तो हम खंभा का नाम रख दिए AB, और ये जो BC है, खंभा के जड़ से C बिंदु पर शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तो इसमें कुछ भूमिका भी लिखना पड़ता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, माना AB एक खंभा, ये समझने के लिए लिखना जरूरी है। ऐसे ऑब्जेक्टिव सवाल हो तो लिखना जरूरी नहीं है, आपको रफ कर लेने से आंसर आ जाता है। ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना चाहते हैं तो सब्जेक्टिव बढ़िया से पढ़ लीजिए, सब्जेक्टिव बढ़िया से पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर होता जाएगा, एकदम धराधर। माना ये भी एक खंभा है, ये भी खंभा, ये खंभा, देखिए सवाल बता रहा है कि खंभे के आधार से, तो खंभा आप खड़ा कीजिएगा ना। अब कोई लाठी है, जब तक उसको गाड़िएगा नहीं तो वो खंभा कहां से होगा, वो लाठी ही होगा, खंभा नहीं कहेंगे। खंभा तब कहेंगे जब उसको गाड़ करके खड़ा कीजिएगा, ऐसे। तो ये यहाँ पर खंभा हो गया। अब खंभा के जड़ से, आधार से
10 मीटर दूर, मतलब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये 10 मीटर है। और 10 मीटर जहां खत्म होता है उसी बिंदु पर खंभा का जो शीर्ष है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर आपको ये आकृति फिगर्स बनाने आ गया तो समझ लीजिए आधा सवाल आप हल कर लिए। उसके बाद माना जाना, आंसर पहचाना, बस क्लियर। पहले सवाल के हिसाब से क्रिएट कीजिए उसका फिगर आपने बना लिया, सवाल के हिसाब से आपने आधा सवाल हल कर लिया। फिर माना ये भी एक खंभा है, बिंदु C पर इसके शीर्ष का उन्नयन कोण, ऐसे इसमें लिखा नहीं है उन्नयन कोण, और कहीं कहीं लिखा भी जाता है, लेकिन उन्नयन कोण ही है क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ये नीचे से देखा जा रहा है ऊपर। उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री। अब देखिए इसमें, अब एक शॉर्टकट फार्मूला आपको क्या बताया, साइन कॉस टेन, इसी पर बनता है हाइट एंड डिस्टेंस। तो सवाल उठता है कि कब साइन लगाएंगे, कब कॉस लगाएंगे और कब टेन लगाएंगे। तो ये भी जान लीजिए, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो जब लंब और कर्ण की चर्चा हो, लंब और कर्ण की चर्चा हो तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाइए। जब आधार और कर्ण की चर्चा हो, या तो आधार निकालना हो या कर्ण निकालना हो, आधार और कर्ण की चर्चा हो तो आप कॉस लगाइए। लेकिन लंब और आधार की चर्चा हो तो लंब आधार किस में होता है, tan में होता है। इसलिए तो हमने कहा कि शॉर्टकट में साइन कॉस tan और इसी पर बनता है हाइट एंड डिस्टेंस। अब आपको पहचानना है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। तो इसमें खंभा आ गया, लंब हो गया, और दूरी जो कह रहा है इसकी जड़ से यहां तक तो आधार हो गया। तो क्या आया मित्रों, एक लंब आया, एक आधार आया, यही आया ना, एक लंब एक आधार। तो जब लंब आया, आधार आया, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, लंब आधार किसमें होता है, tan में होता है। तो यहां से tan का फॉर्मूला हम लोग सेट करेंगे। आइए फॉर्मूला कैसे सेट करते हैं। BC बराबर आपको दिया हुआ है 10 मीटर, ये BC क्या है, आधार है। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर, लंब की चर्चा है, आधार की चर्चा है, कर्ण की कोई बात नहीं है, तो अपने से खींचे हैं त्रिभुज क्रिएट करने के लिए। लंब यानी खंभा की ऊंचाई पूछा है, आधार दिया है, ऊंचाई पूछा है, आधार दिया है, लंब पूछा है, आधार दिया है, तो लंब और आधार tan में ही होता है। ये हमेशा याद रखिए कि पूछा क्या है, दिया क्या है, दोनों के कॉम्बिनेशन से फॉर्मूला कौन सा आ रहा है। पूछा क्या है, दिया क्या है। तो पूछा है लंब मतलब ऊंचाई, और दिया है आधार, तो लंब और आधार यानी tan का फॉर्मूला लगेगा। तो tan थीटा बराबर लंब, लंब यहाँ पर AB बटा आधार BC। अब थीटा की जगह पर आपको रखना है ये वाला रखना है। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, ये आपको पता नहीं है तो AB जो पता नहीं है उसी के हिसाब से लिख दीजिए उसका नाम, बटा आपको BC पता है 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको tan 30 डिग्री का वैल्यू पता है, क्या होता है 1/√3, 1/√3 होता है tan 30 का मान। अब AB बटा, अब ये आ गया 10। फिर आगे बढ़ेंगे मित्रों, तो क्रॉस गुना करने की बारी आएगी। AB√3 होगा बराबर 10 होगा, इसलिए AB बराबर 10 बटा √3। अगर आप हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, एक और लाइन मैं नीचे लिख देता हूं, इसके हर का परिमेयकरण करेंगे, इसके हर का परिमेयकरण तो आप सीखे हैं ना, 9th में परिमेयकरण स्पेशली पढ़ने को मिलता है। हर का परिमेयकरण तो ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे, 10 बटा √3 गुने 10 बटा √3, √3 बटा √3, तो ये हो जाएगा 10√3 बटे 3, क्योंकि √3 में √3 से करेंगे तो 3 आता है, तो ये हो जाएगा 10 बटा 3 मीटर। खंभा की जो ऊंचाई होगी मित्रों इतनी होगी, यही आपका आंसर हो गया। एक और सवाल लेते हैं। देखिए, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन को उसके पाद मतलब जड़, उन्नयन कोण उसके पाद जड़ से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है।
मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मित्रों फिर वही बात आई, ऊंचाई, फिर दूरी दिया हुआ है 15 मीटर की दूरी, ऊंचाई और दूरी। आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें इसी की चर्चा ही होगी। ऊंचाई निकालें, दूरी निकालें। अभी तक तो हम ऊंचाई और दूरी निकाल रहे हैं, अभी कर्ण की चर्चा नहीं कर रहे हैं। चलिए ऊंचाई और दूरी पर, लंब और आधार पर कुछ बेसिक सवालों को कर लें, फिर कर्ण वाली बात आएगी। आप वो भी सीखेंगे, मैं सिखाऊंगा। बेसिक पहले कंसेप्ट अपना क्लियर करते जाइए, सवाल के भाव को समझिए, वो कह क्या रहा है। ये सवाल कह रहा है कि एक मीनार तो देखिए, टावर माने मीनार, तो माइनरेट माने भी मीनार होता है, टावर माने भी मीनार होता है। अब मीनार कहाँ होता है? जैसे दिल्ली का कुतुब मीनार, अब देखे होंगे ऐसे होता है, वही मीनार है। एक मीनार का जो शीर्ष है, उसका जो टॉप पॉइंट है सबसे ऊपर, मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, मीनार के जड़ से 15 मीटर की दूरी पर एक मीनार है। तो मीनार सीधा होगा, खड़ा होगा, मतलब लंब होगा। मीनार जब होगा तो सीधे लंब होगा ना, तो एक मीनार बना दीजिए। मीनार के पाद से, पाद मतलब जड़ से 15 मीटर दूर उधर हट जाइए, या 15 मीटर दूर इधर हट जाइए, जिधर आप सुटेबल समझते हो, आपके लिए उपयुक्त हो। मीनार एक बना लीजिए, उसकी जड़ से 15 मीटर अनुमानित दूरी मान लीजिए, और जहां 15 मीटर जा रहा है उसके पॉइंट पर मीनार के शीर्ष से मिला दीजिए एक रेखा। वहां जो कोण बन रहा है वही 60 डिग्री है। तो पूछ रहा है सवाल, मीनार कितना ऊंचा है? मीनार कितना ऊंचा है? इसके पहले जो सवाल हमने बनाया उसी के जैसा है। आइए हल करते हैं। यहां पर एक मीनार बना देते हैं, ऐसे मीनार बना देते हैं। इसके जड़ से इसका नाम ए बी रख देते हैं, ए बी मीनार हो गया ए बी, और सी बिंदु पर वो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना ये, और ये भी लिखा है कि इसकी जड़ से सी की दूरी जो है 15 मीटर है। यहां तो 90 होता ही है, आपको पता है ये 90 होता है। अब हमें क्या करना है कि इसमें कुछ भूमिका लिखना है। भूमिका में क्या लिखना है? माना ये हो गया आपका हल। माना ए बी एक मीनार है, ये आपको लिखना पड़ेगा समझने के लिए और समझाने के लिए भी। माना ए बी एक मीनार है। प्रश्न से सी बिंदु पर बना कोण, सी बिंदु पर बना कोण थीटा बराबर 60 डिग्री, जबकि आपको आधार की लंबाई दिया हुआ है, यानी उसके जड़ से उस बिंदु तक की दूरी 15 मीटर है, दिया हुआ है। सवाल में लिखा है कि उसके पाद से, मतलब इसका पाद यहाँ है ना, जड़ यहाँ है, जड़ से उस बिंदु तक की दूरी जो है 15 मीटर है। तो जबकि BC बराबर, इसको BC कहेंगे ना, B से लेकर C तक, BC बराबर 15 मीटर। अब देखिए इसमें साइन कॉस tan इसी पर बनता है हाइट एंड डिस्टेंस, राइट? तो यहाँ साइन का फॉर्मूला लगेगा कि कॉस का लगेगा कि tan का लगेगा। लगाइए अपना दिमाग, लगाइए। क्या लगा रहे हैं? लंब पूछा है, मतलब मीनार की ऊंचाई पूछा है। त्रिभुज के हिसाब से, समकोण त्रिभुज के हिसाब से लंब पूछा है। आपको दिया हुआ है आधार, राइट? तो लंब आधार, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन की, कॉस की, tan, बोलिए tan, राइट? tan लगेगा। त्रिभुज ABC में tan थीटा का बेसिक फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो आप लंब बटा आधार लिखिए, ऐसे लिखिए। चाहे ये नहीं लिखना चाहते हैं, इसके लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, तो इसको मिटा दीजिए। लंब के लिए ए बी लिखिए, आधार के लिए BC लिखिए। अब सोच रहे हैं वो क्यों मिटाए, तो इसके भाषा में लिखिए ना। लंब आपका ए बी है, आधार आपका BC है, इसके भाषा में लिखिए, ज्यादा सुटेबल है। अब थीटा का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। अब यहाँ लगाइए tan 60 डिग्री बराबर AB
ए बी ये है, नहीं मालूम है आपको तो ए बी ही लिख दीजिए, बी सी आपको मालूम है 15 लिख दीजिए। आगे चले, tan 60 का जो वैल्यू होता है मित्रों √3 होता है। आप √3/1 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल √3 में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाई 1 इसलिए लिख देते हैं, कभी कभी क्रॉस गुना करना पड़ता है तो आसानी से आप समझ जाते हैं। ए बी बटा 15, अगर क्रॉस गुना यहां करें तो ए बी में 1 से करेंगे तो ए बी आएगा, और 15 में √3 से करेंगे तो 15√3 मीटर। ये हो गया आपके इस मीनार की ऊंचाई। मित्रों ये मीनार जो है 15√3 मीटर ऊंचा है, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर 15√3 मीटर ऊंचा है। ये आंसर आपका हो गया। कभी कभी रूट में आंसर नहीं देता है तो आपको उसके वैल्यू से √3 के वैल्यू से गुना करना पड़ेगा। 1.732 लगभग होता है, तो इसको अगर गुना कर दें तो 15 गुना 30 के 0, हार्सिल 3, 15 3 45 और 3 48, हार्सिल 4, 15 7 105 और 4 109, हार्सिल 10, 15 एकम 15 और 10 25, 25.98 या 980 तो 25.98 मीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर। आंसर आपका यहां भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये रूट में हुआ √3 के साथ, और ये हुआ बिना रूट का, रूट से स्वतंत्र करके ये आंसर आया जब √3 के वैल्यू से आपने गुना कर दिया। तो ये रहा एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, उसके पाद से यानी जड़ से 15 मीटर की दूरी पर जो उसका कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो आखिर मीनार ऊंचा कितना है? चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक पेड़ 20 फुट ऊंचा है, फुट में दिया हुआ, फुट में, मीटर में, सेंटीमीटर में, कैसा सवाल हो सकता है। एक पेड़ 20 फुट ऊंचा है, इसके जड़ से कुछ दूरी पर इसका शीर्ष 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो उस बिंदु से जड़ की दूरी कितनी है, जड़ से उस बिंदु की दूरी कितनी है? देखिए पेड़ लंब के रूप में रहेगा, पेड़ की जड़ से कुछ दूरी पर, वो दूरी आपको अब की बार ज्ञात करना है। अभी तक तो 2 सवालों में आपने ऊंचाई ज्ञात किया, अब की बार दूरी ज्ञात करना है। ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो पेड़ है जो 20 फुट ऊंचा है, पेड़ की जड़ से कुछ दूरी पर, वो दूरी कितना है वही तो आपको ज्ञात करना है। पेड़ के जड़ से कुछ दूरी पर जो बिंदु है, उस बिंदु से पेड़ का जो शीर्ष है, चोटी है, उस बिंदु पर जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो आखिर वो जड़ से बिंदु कितना दूर है? फिर वैसे ही सवाल बनाएंगे। माना ये पेड़ हो गया, एकदम सीधा बनाना है, शायद सीधा नहीं है, हम इसको सीधा करेंगे। एकदम लंब बनना चाहिए, सीधा। ये आपका पेड़ हो गया। पेड़ के शीर्ष से यहां पर कोई बिंदु है, जड़ तो यहां है, और जड़ में 90 डिग्री का कोण बनता है, ये आपको पता हो गया, राइट। यहाँ ये 90 यहां नहीं भी लिखेंगे ना दोस्तों, यहां 90 नहीं भी लिखेंगे तो 90 है, क्योंकि लंब कोण है, समकोण है, वहां 90 ही होता है। और यहां पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ये सी बिंदु है। मान लीजिए कि ए बी एक पेड़ है, और पेड़ का जो जड़ है, जड़ का जो पॉइंट है वो बी है, बी से पॉइंट सी की दूरी आपको ज्ञात करना है। यही आपको पता नहीं है, जबकि ये पता है कि 20 फुट है, ये 20 फुट है, फुट में है। आइए हम लोग कुछ इसमें रचना लिखते हैं। माना, यहां पर हल लिख लेते हैं। माना ए बी एक पेड़ है, ए बी एक पेड़ हो गया। और पेड़ में तो पत्तियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, तो पेड़ जैसा आकृति भी बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। ये पेड़ है, मान लीजिए ये पेड़। माना ए बी एक पेड़ है, भूमि के बिंदु सी पर इसके शीर्ष का मतलब पेड़ के शीर्ष का
उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री। अब देखिए इस सवाल में किस चीज की चर्चा हुई? लंब की चर्चा हुई। आधार पूछा है, मतलब पेड़ की ऊंचाई दिया हुआ है, आपको दूरी पूछा गया है, ऊंचाई और दूरी, लंब और आधार। तो लंब और आधार किस फॉर्मूला में आता है? साइन में आता है? नहीं। कॉस में आता है? नहीं। किस में आता है? tan में आता है। यहाँ भी tan का फॉर्मूला लगाइए ना। माना ये भी एक पेड़ है, भूमि के बिंदु C पर इसके शीर्ष का उन्नयन कोण का हो गया, शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आपको ज्ञात करना है BC बराबर 1। तो आपको लिखना है त्रिभुज, ABC में, त्रिभुज का नाम ABC ही तो है, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब कौन है इसमें? AB बटा आधार कौन है? BC। इसके पहले भी मैंने बताया कि लंब बटा आधार भी आप लिख देंगे, लंब बटा आधार, तभी गलत नहीं होगा। तो लंब के लिए आपको 20 लिखना होगा, आधार आपको पता नहीं है, आधार ही लिखेंगे या BC लिखेंगे। हम इस त्रिभुज के लैंग्वेज में लिख रहे हैं। फिर यहां लिखेंगे tan, अब थीटा का वैल्यू आपको 30 डिग्री है, तो यहां लिखेंगे tan 30 डिग्री। लंब आपको पता है 20 बटा आधार पता नहीं है, तो आधार लिख दीजिए ना उसके भाषा में। BC है तो BC लिखिए, AB है तो AB लिखिए, PQ है तो PQ लिखिए, XY है तो XY लिखिए। लेकिन इस सवाल में तो BC है तो हमने आधार BC लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि tan 30 का वैल्यू याद है क्या होता है? 1/√3 होता है। 1/3 रखिए बराबर चिन्ह के इधर tan 30 डिग्री के लिए, और यहाँ आ गया 20 और यहाँ आ गया BC। फिर लिख दीजिए या क्रॉस गुना कीजिए, BC इक्वल टू 20 में √3 से कीजिए, ये हो गया 20√3। क्योंकि सवाल में फुट है इसलिए आपका आंसर भी फुट में आएगा। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप रूट को हटाना चाहते हैं, रूट से स्वतंत्र करना चाहते हैं, तो अगले स्टेप में आप इसको स्वतंत्र कर लीजिए। बहुत ही आसान है। 1.73 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर लीजिए, 2 गुना 4 हो गया, 3 गुना 6 हो गया, और 17 गुना 34 हो गया। फिर आपको चूंकि 2 से किए हैं 20 से करना है, तो आपका आंसर यहां पर आ गया। इतना आंसर हो। ये रूट से स्वतंत्र हुआ और ये रूट के साथ हुआ। दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो मित्रों, ये कुछ प्रश्न थे बेसिक। बेसिक का मतलब हुआ एकदम बेसिक, छोटे छोटे सवाल हुए। छोटे छोटे सवालों में हम लोग सीख रहे हैं कि थीटा का मान कैसे निकाला जाता है, दूरी कैसे निकाला जाता है, ऊंचाई कैसे निकाला जाता है। अभी अगले पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि अभी तक तो हमने आधार सीखा, लंब कैसे निकाला जाए, आधार कैसे निकाला जाए, ऊंचाई कैसे निकाला जाए, दूरी कैसे निकाला जाए, और कभी कभी कर्ण भी निकालने को कहा जाता है। इसका नाम ही है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो ज्यादातर सवाल ऊंचाई और दूरी से ही संबंधित होता है, लेकिन फिर भी आपको कभी कभी ये भी निकालने की जरूरत पड़ती है। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? जैसे मान लीजिए कि आप कोई पेड़ है, पेड़ के शीर्ष से आप कोई सीढ़ी लगा रहे हैं, तो सीढ़ी कैसे लगाएंगे? आप सीढ़ी को ऐसे ही लगाएंगे ना, तिरछा लगाएंगे। पेड़ में सटा करके तो सीढ़ी लगा नहीं सकते, चढ़ेंगे कैसे? आपको तिरछा लगाना होगा। तो जब भी तिरछा की बात आएगी वहां कर्ण की बात आएगी, वहां सीढ़ी की जब भी बात आएगी तो आप तिरछा ही लगाएंगे। तो सीढ़ी जब भी होता है कर्ण के लिए आता है, त्रिभुज में कर्ण की तरह होता है। या छत है, छत से आप सीढ़ी लगाते हैं तो जड़ से कुछ हट करके सीढ़ी का जड़ लगाते हैं, और सीढ़ी का शीर्ष उस छत के शीर्ष से आप मिलाते हैं, तो सीढ़ी कर्ण का काम करती है। तो अगले एपिसोड में, ऊंचाई और दूरी के अगले पार्ट में, हम लोग सीखेंगे कि आखिर कर्ण कैसे निकाला जाता है। या बदलकर भी सवाल आता है, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग की जो डोरी होती है हमारे हाथ में होती है, और पतंग सीधे लेकर हवा के साथ ऊपर चली जाती है। तो जो डोरी होती है हमारे हाथों में, वो कर्ण का काम करती है। आप किसी भी पतंग को लंब की दिशा में उड़ते हुए नहीं देखेंगे, एकदम ऐसे नहीं देखते होंगे बिल्कुल। जब भी जाएगी तो तिरछे पतंग आप भी उड़ाए होंगे, हम भी अपने समय में उड़ाए हैं और कभी कभी उड़ाते भी हैं। तो जब भी पतंग ऊपर की ओर जाती है तो कर्ण के रूप में जाती है, लंब के रूप में कभी पतंग
नहीं जाती है, या आप भी महसूस किए होंगे। तो यहाँ जो पतंग की डोरी होगी वो करने की काम करेगी। सीढ़ी, जब हम किसी भवन से सीढ़ी लगाते हैं तो वहां जो सीढ़ी काम करेगी वो करने की काम करेगी। पतंग की जो डोरी काम करेगी वो करने की काम करेगी। तो मित्रों, अगले एपिसोड में हम लोग ये पतंग की डोरी की लंबाई कैसे निकालें, सीढ़ी की लंबाई कैसे निकालें, और अगर दो एंगल्स हो, दो उन्नयन कोण हो तो कैसे निकालेंगे, वो इनसे थोड़ा सा प्रोसेस ज्यादा लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा उनका समय भी ज्यादा होगा, निकालेंगे। लेकिन इसके बाद जो पार्ट हम बनाने वाले हैं, इसके तुरंत बाद जो पार्ट बनाएंगे, कल परसों बना देंगे, अपलोड कर लेंगे। आप इसका तब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। इसके बाद जो हम पार्ट बनाएंगे उसमें भी एक ही एंगल वाला हम पार्ट बनाएंगे, उसमें सीढ़ी, पतंग जैसे सवालों को हल करेंगे। वो भी छोटा पार्ट होगा, बेसिक होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में नए पार्ट के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।